हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 3 के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डेटाबेस सेटअप एंड एसक्यूएल एल्केमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होती है, ओआरएम क्या होती है। और हाँ, यहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ना कि हम डीप में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस है ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बिल्ड करना। तो हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू लेंगे एंड कि समझेंगे कि डेटाबेस क्या होती है, एसक्यूएल क्या है, ओआरएम क्या होती है, एसक्यूएल एल्केमीज क्या है, एंड फास्ट एपीआई में हम डेटाबेस को कैसे हैंडल करते हैं, डेटाबेस का सेशंस क्या होता है। एंड उसके बाद ये समझने के बाद हम लोग एक यूज़र मॉडल भी बनाएंगे। एंड यूज़र मॉडल बनाने के बाद हम देखेंगे कि कैसे ये डेटाबेस टेबल जो हम डेटाबेस बनाए हैं वो टेबल के फॉर्म में कैसे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। एंड ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं डेस्कटॉप पे, और हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में फोल्डर बनाया था जिसमें हमने एक एपीआई बनाई थी, तो इसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में main.py फाइल बनाया था, तो इसे अभी के लिए क्लोज करते हैं और एक और फाइल बनाते हैं हम, सिंपल notes.md नाम का। क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग कवर करें, उसे एक बार हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि एसक्यूएल क्या है, ओआरएम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एसक्यूएल एल्केमी क्या होती है, एंड उसके बाद फास्ट एपीआई का यूज़ करके हम लोग डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाते हैं, डेटाबेस सेशन क्या होता है, एंड यूज़र मॉडल, क्रिएट यूज़र मॉडल ना, क्रिएट यूज़र मॉडल। एंड उसके बाद टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन डेटाबेस, हाउ, कैसे क्रिएट होता है उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। राइट, डेटाबेस, देखो डेटाबेस एक एक स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो सिर्फ डेटाबेस नहीं है, अगर डेटाबेस से पहले क्या होता था कि आप डेटा को स्टोर कैसे करते हो, समझो इस चीज़ को कि डेटा को आप स्टोर कैसे करते हो। अगर आप सही तरीके से डेटा को स्टोर नहीं करोगे तो बाद में जब डेटा बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जब डेटाबेस आप यूज़ नहीं करते हो तो आप यूज़ करते थे क्या, फाइल्स के अंदर चीज़ें स्टोर करते थे, लाइक फाइल्स में। ठीक है, फाइल्स के अंदर, और इसके अंदर क्या होती है, CSV फाइल्स का आप यूज़ करते थे, एक्सेल फाइल का यूज़ करते थे, TXT फाइल में आप डेटा को स्टोर कर लेते थे। लेट्स से अगर 10 यूज़र्स हैं तो आप सिंपली हैंडल कर लेते थे, उसमें आप इंसर्ट भी करना इजी था कि आप 11th नंबर पे आप स्टोर कर लेते थे। देन अपडेट करना हो किसी यूज़र का तो वो भी आप इजीली कर लेते थे, फाइंड करना है तो कर लेते थे। बट लेट्स से अगर 10,000 अगर यूज़र हो जाए तो फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। प्रॉब्लम्स क्या थी कि आप स्पेसिफिक यूज़र को फाइंड करना मुश्किल हो जाता था, कि अगर आप मान लो किसी एक स्पेसिफिक यूज़र को फाइंड कर रहे हो तो आपको पूरा 1 बाय 1 जाके चेक करना पड़ता था। राइट, अपडेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आप किसी को अपडेट करो तो आप फिर से वही चीज़ें करो कि आप ढूंढो पहले उसके अंदर और फिर अपडेट करो। डुप्लीकेट एंट्री होती थी, डुप्लीकेट एंट्री होती थी। तो जिससे ना डेटाबेस मतलब जो जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो जिस फाइल के अंदर, वो काफ़ी मैसी हो जाता था। मतलब आप ढूंढना, सर्च करना काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस होती थी। तो इसी चीज़ को ओवरकम करता है कौन, डेटाबेस। देखो डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसके अंदर आप डेटा को सिंपल स्टोर करते हो। डेटाबेस एक स्टोरेज सिस्टम, मान लो आप स्टोरेज है ना, जहाँ पे आप डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हो, एक सही तरीके से स्टोर करते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर डेटा।
ठीक है। ऑर्गेनाइज तरीके से कहने का मतलब आप एक कोई फॉर्मेट हो जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करोगे, जिससे आपको उस डेटा को फाइंड करने में इजी हो, आपको पता हो कि हाँ इस तरह से हम उस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो वही है, यहाँ पे बेनिफिट्स काफ़ी थे, जिससे अगर आपके पास 10,000 यूज़र्स भी हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते थे, यानी कि सर्च कर लेते थे। आपके पास क्वेरी लैंग्वेज होती थी जिसके थ्रू आप सर्च कर लेते थे, फिल्टर कर लेते हो, डेटा को फिल्टर कर लेते, तो इंसर्ट करना इजी हो गया, अपडेट करना भी इजी हो गया, क्योंकि आप इजीली सेकेंडों में आप उस यूज़र को फाइंड आउट कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते थे, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती, नो डुप्लीकेट एंट्री, मतलब आप डेटा को इस तरह से डिज़ाइन करते थे कि डेटाबेस को आप इस तरह से डिज़ाइन करते थे कि आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं करते थे। तो यही है डेटाबेस बेसिकली, ठीक है। अब दो तरह के डेटाबेस होते हैं, आपको ये समझना है। अब डेटाबेस आपको समझ में आ गया कि डेटा को स्टोर करता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसे हम डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डेटाबेस में भी दो तरह के डेटाबेस थे। पहला था सिक्योर एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस, राइट, एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस था ये, जिसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटा। और दूसरा था नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस, ठीक है, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते, लाइक जेसन्स फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते थे। तो इसे हमें नहीं देखना है, नोसिक्वल डेटाबेस के अंदर हमें नहीं जाना है। हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस, जो कि सिक्वल बेस्ड डेटाबेस है, और जिसके अंदर हम रिलेशनल डेटाबेस इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें हम डेटा को ना टेबल के फॉर्म में स्टोर करते, जिसमें रो होता है एंड कॉलम होती थी। मतलब आप डेटा को जब भी स्टोर करोगे तो एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करोगे, राइट, और मल्टीपल टेबल का कनेक्शन बना के हम रिलेशंस को भी डिफाइन करते थे। इसमें डेटाबेस को इस तरह से डिज़ाइन करते थे कि कोई डुप्लीकेट एंट्री ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बस इतना समझना है कि एक डेटाबेस है वो होता क्या है और किस तरह से डेटाबेस को यूज़ की जाती है, राइट। तो ये बात समझ में आ गई कि डेटाबेस दो तरह के होते हैं, एंड रिलेशनल हो गया, एक नोसिक्वल बेस्ड। और रिलेशनल डेटाबेस में आप देखोगे कि माई एसक्यूएल डेटाबेस होती है, पोस्ट ग्रेज हो गया, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, ये डेटाबेस होते हैं। इसके अंदर मोंगो डीबी होता था, मोंगो डीबी नोसिक्वल डेटाबेस में। तो हम लोग जो इस पूरे सेशन में हम लोग जो यूज़ करने वाले वो एसक्यूएलाइट डेटाबेस को यूज़ करने वाले, रीज़न क्योंकि हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बिल्ड करना, ना कि डेटाबेस पे फोकस है। तो हम इसलिए इसे यूज़ करें क्योंकि ईजी होता है, इसे कोई एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन नहीं करना पड़ता, ये इन बिल्ट हमें मिल जाता है, ठीक है, इन बिल्ट हमें मिल जाता है, नो एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन, इसको एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन करने की नीड नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर या ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। जब आप पोस्टग्रे या माइसिक्वल यूज़ करोगे तो आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए हम एसक्यूएलाइट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि हमारे पास एक डेटाबेस है और हम फास्ट एपीआई का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। अब बात ये होती है कि फास्ट एपीआई को तो खुद की लैंग्वेज आती है ना, अब उसे नहीं पता है कि वो कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाए, कैसे डेटाबेस के साथ बात करे, है ना। तो इसके लिए ही एक चीज़ आती है, एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस अंडरस्टैंड करती है, मीन्स कि डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस जो है वो एसक्यूएल लैंग्वेज को समझती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा था एसक्यूएल, तो एसक्यूएल वही स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस इसी लैंग्वेज को समझती है और कोई लैंग्वेज को नहीं समझती है। मतलब आपको डेटाबेस से बात करनी है, मीन्स बात करने का मतलब कि अगर आप उसके साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना या टेबल क्रिएट करना, तो इन सभी चीज़ के लिए आपको क्या आनी चाहिए, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज आनी चाहिए। बिना इसके आप डेटाबेस के साथ ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, क्योंकि देखो समझाते हैं एक एनालॉजी से, जैसे मुझे हिंदी आती है और कोई फ्रेंच का बंदा मुझसे बात करने की कोशिश करे और वो मुझसे कुछ भी बोलेगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा। वो मुझसे बोलेगा कि भाई मुझे डेटा दे दो, और मुझे समझ ही नहीं आएगा, तो मैं कैसे उसे डेटा दूंगा, है ना। तो
वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी है। तो एक थर्ड बंदा जो बोलता है कि मुझे आती है, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो अब जो थर्ड बंदा है वो फ्रेंच वाले बंदे ने फ्रेंच बोला, उसने ट्रांसलेट किया हिंदी में और वो मुझे समझ में आ गई कि हाँ एक्चुअली मुझसे क्या चाहिए था। फिर मैंने बोला, फिर वो थर्ड बंदा ट्रांसलेट कर दिया। तो ये जो थर्ड बंदा है ना वही ORM है। ORM का मतलब होता है, ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल, इसका फुल फॉर्म है रिलेशनल मैपर, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग या मैपर बोल दो। तो ये क्या बोलता है कि आप मुझे किसी भी लैंग्वेज में दो, मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म, आपको ऑब्जेक्ट समझ आती है तो आप ऑब्जेक्ट में मुझे दो, मैं उसे मैप कर दूंगा क्वेरी लैंग्वेज में। बिहाइंड द सीन ये क्वेरी बना देता है, एसक्यूएल की क्वेरी बना देता है, और वो एसक्यूएल की क्वेरी डेटाबेस को समझ में आ जाता है। मतलब ये क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे पाइथन है और ये पाइथन है, इसने कुछ बोला ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में इसने बोला, और यहाँ पे बैठा हुआ है एसक्यूएल सॉरी ORM, और ये इसे कन्वर्ट कर दिया एसक्यूएल क्वेरी में, और ये एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू आप डेटाबेस से बात कर लिए। तो डेटाबेस ने फिर से जो भी चीज़ दिया वो एसक्यूएल क्वेरी के फॉर्म में बोलेगा, फिर ORM उसे कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में, और फिर पाइथन को वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें काम कर रही है यहाँ पे। अब बात आती है कि ORM को कैसे हैंडल किया जाए, तो कौन हैंडल कर रहा है इस ORM को, जो ये सारी चीज़ें कर रहा है वो आखिर कोई तो होगा जो हैंडल कर रहा है। तो हाँ, वही है एसक्यूएल एल्केमी। एसक्यूएल एल्केमी एक पाइथन की लाइब्रेरी है, एक पाइथन लाइब्रेरी है जो हमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स कि अगर आपको डेटाबेस के साथ कंट्रोल करना है, डेटाबेस को कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, तो आपको एसक्यूएल एल्केमी की ज़रूरत होगी। यही ORM का भी सपोर्ट देता है, यही वो है जो आपको कनेक्शन भी बना के देगा, कनेक्शन भी बना के देगा डेटाबेस के साथ, है ना। ORM सपोर्ट करता है ना। तो मीन्स अगर आपको डेटाबेस से जब भी बात करनी हो तो आप किसके पास जाओगे, एसक्यूएल एल्केमी के पास जाओगे। एसक्यूएल एल्केमी ही वो बंदा है जो आपको डेटाबेस से बात करके सारी ऑपरेशन, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो करवा के आपको देगा। मीन्स कि वो बीच वाला ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करेगा, राइट। तो हमें क्लियर समझ में आ गई कि ORM क्या होता है, इसकी इतनी नीड क्यों होती है। देखो जैसे आप जेंगो के अंदर यूज़ करते हो तो जेंगो का खुद का ORM होता है, वैसे यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल एल्केमी का यूज़ करेंगे जो कि हमें ORM का सपोर्ट देता है, राइट। तो एसक्यूएल एल्केमी की समझ में आ गई कि एसक्यूएल एल्केमी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो हमें डेटाबेस को हैंडल करने की फैसिलिटी देती है, राइट। तो बस इतना ही है एसक्यूएल एल्केमी में। तो हमें अब क्या करना होगा, अगर डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है तो हम किसके पास जाएंगे, एसक्यूएल एल्केमी के पास जाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि हम एसक्यूएल एल्केमी को इंस्टॉल करेंगे। विदाउट इंस्टॉलेशन हम कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। तो बनाते हैं, एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और हम यहाँ से एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। एंड न्यू टर्मिनल में सबसे पहले, ठीक है, ये हमारा देखो ऑटोमेटिक, ये जैसे आप करोगे तो ऑटोमेटिक ये वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर दिया। तो आप जब भी यूज़ करोगे तो वर्चुअल इन्वायरमेंट को आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है, यह हमेशा याद रखना। तो इसे हम क्लियर करेंगे एंड यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल एसक्यूएल एल्केमी, राइट, और इसे इंस्टॉल कर लेंगे हम। ठीक है, ये हो रहा है। एंड एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनफैक्ट कि अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो एसक्यूएल एल्केमी को आप यहाँ पे सर्च करो, और ये देखो आप एक बार डॉक पढ़ लेना एसक्यूएल एल्केमी का, आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या होता है। तो एक बार गो थ्रू हो लेना, ठीक है, एसक्यूएल एल्केमी को। ओके, ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड हो गया है, हम इसे क्लियर कर देते हैं एंड नोट्स के अंदर आते हैं। देखो हमने इंस्टॉल कर लिया, हमने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमने कैसे किया, पिप इंस्टॉल एसक्यूएल एल्केमी। ठीक है, ये इंस्टॉल्ड हो गया हमारा एसक्यूएल एल्केमी। अब डेटाबेस के साथ हमें कनेक्शन बनाना है, राइट। तो देखो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, एक डेटाबेस, डेटा
बेस डॉट डेटाबेस डॉट py फाइल हम बना लेते हैं। इस फाइल के अंदर हम डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन वो करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो हमें किसके पास जाना होगा, एसक्यूएल अल्केमी के पास। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं एसक्यूएल अल्केमी को। तो फ्रॉम एसक्यूएल अल्केमी इंपोर्ट, और यहाँ से हम इंपोर्ट करने वाले हैं एक फंक्शन है क्रिएट इंजन। तो क्रिएट इंजन एक फंक्शन है, इस फंक्शन का यूज करके हम लोग कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रिएट इंजन फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक इंजन बनाते हैं, इंजन, ठीक है। और यहाँ पे कॉल करेंगे क्रिएट इंजन को, और यहाँ पे हमें डेटाबेस का यूआरएल पास करना होगा। तो देखो हम यहाँ पे एक डेटाबेस यूआरएल बना लेते हैं, डेटाबेस यूआरएल। देखो अभी के लिए हम यहाँ पे डाल दें, बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं यूज करना है इस तरह से। तो अभी के लिए समझने के लिए हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये होगा SQLite कोलन स्लैश 3 बार स्लैश डॉट स्लैश एंड आप डेटाबेस का नाम दे दो। डेटाबेस का नाम देंगे auth.db हम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इस डेटाबेस यूआरएल को देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे कनेक्ट, एक और आर्गुमेंट पास करना होता है कनेक्ट आर्क्स, और जिसके अंदर हम डिक्शनरी पास करते हैं चेक सेम थ्रेड। इसको हम करते हैं फॉल्स, इसे फॉल्स कर देना, क्योंकि जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस होता है वो एक ही सिंगल थ्रेड को सपोर्ट कर रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसे हमें, क्योंकि जो हमारा फास्ट एपीआई है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना है उसे, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए इसे हमें फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब हमारा यहाँ पे जो है एक इंजन बन गया, हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया जो कि किसका ऑब्जेक्ट है, एक डेटाबेस यूआरएल के थ्रू हमने एक इंजन बना लिया। यहाँ पे वो है कनेक्शन को एस्टेब्लिश यहाँ पे कर दिया। अब हम बनाएंगे सेशन। बेसिकली यहाँ पे देखो कनेक्शन बन गया, यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब हमें इस कनेक्शन जैसे कनेक्शन का मतलब है कि आप पाइथन फास्ट एपीआई के साथ, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, फास्ट एपीआई के आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फास्ट एपीआई के साथ आपने ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन बना दिया डेटाबेस के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप सिर्फ कनेक्शन बनाए हो, अभी आप बात करना स्टार्ट नहीं किया। जब भी आपको यानी कि फास्ट एपीआई को जब भी बात करना हो कुछ भी, तो वो एक सेशन कहलाता है। जैसे मान लो अगर आपको डेटाबेस से मान लो यूज़र रीड करना है, यूज़र को रीड करना है, तो फास्ट एपीआई एक सेशन बनाएगा, एक सेशन होगा जिसे हम बोले एक सेशन है डेटाबेस के साथ। सेशन 1 डेटाबेस के साथ उसने बात किया और डेटाबेस उसे दे दिया, तो ये एक सेशन हो गया। जैसे फिर से आपको कुछ भी क्रिएट करना होगा, फास्ट एपीआई फिर से सेशन बनाएगा, सेशन 2, और फिर ये डेटाबेस के साथ टॉक करेगा। डेटाबेस के साथ ये फिर से बात किया। तो जितनी बार फास्ट एपीआई डेटाबेस के साथ टॉक करेगा वो सेशन कहलाता है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है यहाँ पे कि फास्ट एपीआई के अंदर तो मल्टीपल टाइम्स हम डेटाबेस के साथ हम टॉक करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, तो हर बार ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें एक सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिना सेशन के आप बात ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो सेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम सेशंस को बनाएंगे। तो हम यहाँ से लेंगे फ्रॉम एसक्यूएल अल्केमी डॉट ORM से ORM इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करेंगे, सेशन मेकर, ठीक है। सेशन मेकर एक फैक्ट्री है जो आपको एक सेशन क्लास देता है। मतलब जैसे आप सेशन क्लास आपको मिल गया, मतलब आप बात कर सकते हो, है ना, परमिशन मिल गई कि आप डेटाबेस से बात करोगे। तो हम सेशन मेकर का यूज करके हम एक सेशन क्लास बना लेते हैं, सेशन लोकल नाम का बनाते हैं, और सेशन मेकर के अंदर हमने बाइंड कर दिया, इस इंजन को हमने बाइंड कर दिया, राइट। और ये जो हमें देता है ना, ये एक क्लास आपको देता है। कौन सी क्लास होती है, वो सेशन क्लास होती है, ये सेशन क्लास होती है, ठीक है। और ये सेशन जो क्लास है वो इस सेशन लोकल के अंदर स्टोर होगी। जैसे आप सेशन को कॉल करोगे, यानी कि जो सेशन है, इस सेशन को जैसे आप कॉल करोगे, मतलब आप बात करने के लिए रेडी हो,
इसका मतलब यही होता है कि आप बात करने के लिए रेडी हो। तो जब भी हमें बात करना हो, हम इस सेशन लोकल को कॉल करेंगे। जब भी हमें बात करना हो, लाइक रीड करना हो, अपडेट करना हो, डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगी, तो हमें सेशन लोकल को कॉल करना पड़ेगा। अब ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम जितनी बार कॉल करें उतनी बार हम सेशंस बनाएं, चीज़ें करें, है ना। तो इसलिए हम बनाते हैं एक डिपेंडेंसी फंक्शन बना लेते हैं डेटाबेस के लिए, डेटाबेस सेशन के लिए एक डिपेंडेंसी फंक्शन बना लेते हैं। अब देखो डिपेंडेंसी फंक्शन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि डिपेंडेंसी फंक्शन का मतलब है कि जब भी आप डेटाबेस, जिस भी फंक्शन से आप डेटाबेस को कॉल करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आप सिंपली एक इंजेक्ट कर देते हैं उस फंक्शन के अंदर, और वो फंक्शन क्या होता है, हमारा ये सेशन होता है। समझाता हूँ, अभी जब कोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि डिपेंडेंसी फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए आप समझो कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे डेफ गेट डीबी, ये डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डेटाबेस सेशन फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, हम सिंपली डीबी के अंदर सेशन लोकल को कॉल करेंगे। अब जैसे हमने कॉल किया तो इस डीबी के अंदर क्या आ गया, इस डीबी के अंदर ये सेशन ऑब्जेक्ट आ गया। ये सेशन, क्योंकि हमने कॉल किया है ना, और कॉल किसको कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं, मतलब इस सेशन को कॉल कर रहे हैं। सेशन क्लास रहता है, और जैसे इस सेशन क्लास को, यानी कि सेशन का ऑब्जेक्ट बन गया किसके अंदर, डीबी के अंदर। अब डीबी के पास वो सेशन का ऑब्जेक्ट यानी कि सेशन है, तो जैसे ही डीबी के पास सेशन है तो वो बात कर सकता है। अब हम इसके बाद हम यहाँ से एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, एंड एक जनरेटर के थ्रू हम इसे इल्ड करेंगे डीबी को, एंड यहाँ पे एक्सेप्ट का यूज़ ना करके फाइनली का यूज़ करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फाइनली एट लास्ट ये चलेगा ही चलेगा। अगर ट्राई के अंदर, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फाइनली चलेगा, जिसके अंदर हम डीबी को हम क्लोज भी कर देंगे। राइट, क्लियर है, ये बातें क्लियर हो गई। अब इतना तो हमें समझ में आया कि हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, हमने सेशन भी बना लिया, और एक डिपेंडेंसी फंक्शन भी बना लिया जहां से हम सेशन को हैंडल कर रहे हैं। मतलब आपको कहीं भी सेशन की नीड होगी, आप इस फंक्शन को कॉल कर दो। राइट, हमें यही तो करना होगा ना, जहां पे हमें सेशन की ज़रूरत होगी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमें डीबी सेशन मिल जाएगा, जिसके अंदर ये सेशन ऑब्जेक्ट होगा, इस सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। राइट, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बनाते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम बनाते हैं, हमारा क्या था कि ये सेशन हो गया, और डेटाबेस सेशन भी हमें समझ में आ गया कि डेटाबेस सेशन क्या होता है। अगर आपको डेटाबेस से बात करनी है तो आपको डेटाबेस सेशन चाहिए ही चाहिए, है ना। अब यूज़र मॉडल की बात आती है कि यूज़र मॉडल, अब हमें यूज़र मॉडल बनाना है। बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस हमारा बन चुका है, डेटाबेस नहीं बना अभी, कनेक्शन बन चुका है एंड सेशन बना लिया। अब हमें डेटाबेस बनाना हो। देखो एक और क्लास होती है, यहाँ पे हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास बेस क्लास। हम बेस क्लास बनाते हैं और सिंपली इसे हम पास कर देते हैं, और ये यहाँ से हम एक डिक्लेरेटिव बेस, देखो ये जो क्लास है ना डिक्लेरेटिव बेस क्लास, इस क्लास को हम यहाँ पे इनहेरिट करते हैं बेस के अंदर। ठीक है, देखना कर क्या रहे हैं हम, एक क्लास आपने बनाया और डिक्लेरेटिव बेस क्लास को आपने इनहेरिट कर लिया यहाँ पे। मतलब इस क्लास को, मतलब ये डिक्लेरेटिव बेस बोलता है कि जब भी आपको पाइथन के अंदर अगर आप कोई भी क्लास बनाते हो और उस क्लास को आप चाहते हो कि वो टेबल बन जाए, यानी कि उसे आप टेबल बनाना चाहते हो डेटाबेस के अंदर, तो आपको डिक्लेरेटिव बेस को इनहेरिट करना पड़ेगा। मीन्स कि बेस क्लास को आप इनहेरिट करो तो एसक्यूएल एल्केमी को समझ में आ जाए कि हाँ ये जो क्लास है डेटाबेस के अंदर टेबल बनने वाली है। तो जहां भी आप बनाओगे तो इस बेस क्लास को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। राइट, तो ठीक है, एक और हम बना लेते हैं मॉड फाइल, models.py फाइल। और models.py फाइल के अंदर हम सबसे पहले कुछ चीज़ें उसे इंपोर्ट करेंगे, जैसे फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी से एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट लाइक स्ट्रिंग को हम करेंगे, डेट टाइम को हम करेंगे, एंड यहाँ पे फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट बेस। हमने डेटाबेस से बेस क्लास को भी जो हमने अभी बनाया है यहाँ पे हमें इसे भी इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी ना, हम डेटाबेस टेबल बनाने वाले हैं। अब हमें क्लास बनाएंगे, क्लास यूज़र,
और यहाँ से हम बेस को इनहेरिट कर दी। जैसे आप बेस को इनहेरिट करोगे तो मतलब ये जो यूज़र है ये टेबल बनने वाला है डेटाबेस के अंदर। वो कैसे बनेगा आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल का नाम देते हैं, तो अंडरस्कोर टेबल नेम, और यहाँ पे आएगा यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम आईडी लेंगे, देखो आईडी है। अब एक और चीज़ हमें इंपोर्ट करना है, फ्रॉम SQL alchemy.orm import mapped और कॉलम मैप्ड कॉलम है, मैप्ड कॉलम, राइट। ये दो चीज़ें हमें इंपोर्ट करना है ORM से। मैप्ड कॉलम क्या करता है कि ये पाइथन लेवल पे काम करेगा, पाइथन लेवल पे वैलिडेट करेगा कि आपको इन आईडी जो है वो किस टाइप का चाहिए। एंड मैप्ड कॉलम का मतलब होगा जहाँ पे आप यूज़ करोगे कि डेटाबेस लेवल पे ये काम करेगा कि डेटाबेस के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है। तो हम यहाँ पे मैप्ड का यूज़ करेंगे। मैप्ड के अंदर हमने बनाया कि इंट टाइप का इसे चाहिए, एंड यहाँ पे मैप्ड कॉलम, और इसके अंदर इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो ये इंटीजर टाइप का ही होगा। और हम इसमें यूज़ करेंगे प्राइमरी की, जो कि हम ट्रू कर देंगे, प्राइमरी की ट्रू होगा। यूनिक तो होगा ही, और यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स को भी हम ट्रू करेंगे। इंडेक्स बेसिकली सर्चिंग फास्ट कर देता है, राइट। तो हमारा यहाँ पे आईडी बन गया। अब हम देंगे फुल नेम फील्ड बनाएंगे, फुल नेम, हमारे टेबल के अंदर फुल नेम चाहिए, तो इसको भी हम मैप करेंगे किससे, str से, कि फुल नेम में जब भी क्लाइंट भेजेगा यानी कि हम इस फुल नेम में कोई भी डेटा भेजेंगे ना, तो स्ट्रिंग टाइप, पाइथन लेवल पर चेक होगा तो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। और वो डेटा जब स्टोर होने वाला होगा यानी कि टेबल के अंदर, तो वो किस टाइप का होना चाहिए वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, मैप्ड कॉलम। और यहाँ पे हम बताएंगे कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, और जिसकी लेंथ मान लेते हैं हम 200 दे देते हैं, ठीक है। और हम देंगे नलेबल, ट्रू कर देंगे कि ये नल नहीं होना चाहिए, नलेबल फॉल्स। नलेबल फॉल्स का मतलब आप नल नहीं कर सकते हो, राइट। एम्प्टी आपको नहीं देना, आपको देना ही है। आईडी हमने बना लिया, फुल नेम बना लिया। अब हम ईमेल बना लेते हैं। ईमेल के अंदर हम मैप फिर इसी तरह करेंगे, और इसमें देंगे str, और यहाँ पे हम देंगे मैप्ड कॉलम स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर हम देंगे 255, एंड ये होगा यूनिक को हम ट्रू कर देंगे जिससे डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। एंड इसे भी इंडेक्स हम करेंगे ट्रू, और ये भी नलेबल फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया ईमेल, फुल नेम, आईडी हो गया। अब हम देंगे पासवर्ड, यानी कि हैश पासवर्ड के फॉर्म में हम इसे स्टोर करेंगे, तो हैश पासवर्ड ये भी होगा मैप्ड, और इसके अंदर हम देंगे ये भी इंट होगा, ठीक है। ये str दे देते हैं, str टाइप का होगा, कोई भी स्ट्रिंग इसमें चला जाएगा। मैप्ड कॉलम स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम दे देते हैं 500 दे देते हैं, ठीक है। और ये भी नलेबल फॉल्स होगा, यूनिक नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नलेबल फॉल्स हो गया, हम यहाँ पे 500 लेंथ दे दिए। हैश पासवर्ड हो गया। अब हम बनाएंगे क्रिएटेड एट, जो कि मैप्ड, और ये डेट टाइम इसकी टाइप होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम पाइथन से डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, एंड टाइम जोन को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आप किस टाइप का ले रहे हो डेटा, डेट टाइम टाइप का, एंड यहाँ पे हम मैप्ड कॉलम के अंदर हम लेंगे जो टाइप देने वाले हैं वो होगा डेट टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, डिफॉल्ट यहाँ पे होगा डेट टाइम डॉट नाउ एंड टाइम जोन डॉट UTC, मतलब जिस भी टाइम जोन के अंदर होगा उस टाइम का करंट टाइम जोन होगा वो
क्रिएटेड एट के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब अपडेटेड एट के अंदर हम लोग मैप्ड, एंड इसमें भी हम डेट टाइम लेने वाले हैं, एंड मैप्ड कॉलम, और यहाँ पे डेट टाइम ही होगा, एंड डिफ़ॉल्ट में हम वही लेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, यहाँ पे लेंगे हम ऑन अपडेट के अंदर लेंगे। ऑन अपडेट में हम यहाँ पे लेने वाले हैं डेट टाइम डॉट नाउ एंड टाइम जोन डॉट यूटीसी। ठीक है, तो जैसे अपडेट कोई भी वैल्यू होगा तो इसके अंदर वो डेट स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमारे पास, डिफ़ॉल्ट में हमारा वही होने वाला है, डेट टाइम डॉट नाउ एंड यहाँ पे हम लेंगे टाइम जोन डॉट यूटीसी। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, डेट टाइम और यहाँ पे कॉमा छूट गया था। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पे टेबल बन गया। टेबल बनाने में कुछ भी नहीं है, आपको जब भी टेबल बनाना है तो आपको सिंपली ये बेस क्लास को इनहेरिट करना है, और टेबल आप यहाँ पे टेबल अंडरस्कोर टेबल नेम में आप टेबल का नाम दे दोगे, देन आईडी, फुल नेम, ईमेल, हैश पासवर्ड, इस तरह से आप क्रिएट कर लोगे। एंड आपको मैप्ड के अंदर जो भी चीज़ देते हो वो पाइथन लेवल पे होता है। मैप्ड कॉलम के अंदर हम जो भी चीज़ें डेटा टाइप देते हैं वो बेसिकली डेटाबेस लेवल पे वो स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज़र टेबल क्रिएट हो गया। तो हमारा यूज़र टेबल भी क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमने आईडी है, फुल नेम को, ये सारे फील्ड बन रहे हैं। ठीक है, फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, एंड हैश पासवर्ड हो गया, क्रिएटेड ऐट हो गया, अपडेटेड ऐट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने कर लिया। अब हमें रन करना है, एक बार हम सर्वर को रन कर लेते हैं। तो कैसे रन करना है, यूबिकॉर्न मेन के अंदर ऐप एंड रिलोड। ठीक है, ये चल गया हमारा सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप लोकल होस्ट के अंदर आप यहाँ पे 8000 को ओपन करोगे तो देखो आप चल रहा है आपका। डॉक्स के अंदर आप देखोगे, देखो जो भी आपने एपीआई बनाई थी वो यहाँ पे दिख रही होगी, दिख रही है ना। अब हम यहाँ पे main.py के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी है। हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट बेस, एंड इतना करने के बाद हमें ऐप के नीचे आते हैं और बेस डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल आपको यूज़ करना होगा, और बाइंड करना होगा आपको, बाइंड करना होगा इंजन से। और इंजन हम बना रखे हैं ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, ये इंजन, इसे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंजन राइट। ठीक है, और हमें अभी तक इसे पता नहीं चला है। देखो जैसे ही ये सर्वर रन हुआ ना, यहाँ पे देखो दिखाते हैं, ये देखो यहाँ से सर्वर रन हुआ, सर्वर दोबारा से चला, देखो डेटाबेस डॉट डी ऑथ डॉट डी हमने बनाया था वो यहाँ पे बन गया। इस पर आप क्लिक करोगे, आप एक एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना एसक्यूएलाइट व्यूअर का। एसक्यूएलाइट व्यूअर को आप जब इंस्टॉल करोगे ना, एसक्यूएलाइट, देखो ये एसक्यूएलाइट व्यूअर है ना, ये वाला एसक्यूएलाइट, आप इसे इंस्टॉल कर लेना इस वाले को, तो आप इस तरह से कुछ देख पाओगे। ये फाइल को आप जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। देखो अभी क्या हुआ है कि ऑथ डीबी तो बन गया, बट इसके अंदर टेबल नहीं है, कुछ भी है नहीं ना। देखो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक जब सर्वर रन हुआ था इसे पता नहीं है कि टेबल वो टेबल है कहाँ, है ना। तो हम यहाँ पे बताते हैं इसे फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट एंड यूजर्स, इसको करेंगे, और एक बार ये रन होता है, तो ये रन हो गया। अब इसके अंदर जाके हम चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो
यूजर्स टेबल बन गया जिसके अंदर आईडी, फुल नेम, ईमेल एंड हैश पासवर्ड क्रिएटेड एट अपडेटेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई है। ऑलराइट, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अभी तक जैसे आपने यहाँ पे बताया कि यूजर है तो सर्वर को पता चला और उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। तो ये है, ये था हमारा, ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। कैसे हमने यूजर टेबल बनाया, डेटाबेस सेशन क्या होता है, डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हैशिंग, अब देखो यहाँ से हैशिंग, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। जब आपने यूज़र टेबल बना लिया, अब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बेसिकली यूज़र का जो पासवर्ड आएगा ना उसको हैश करना है। तो हैशिंग क्या होती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।